मौलाना शहीद यूसुफ साहब टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सरदार रईस इनकलाबी साहब, नायब सदर मर्सी नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार अनायतुल्लाह आरफ साहब, और जितने भी जुमा स्टेज पर मौजूद हैं और मुतासरीन बेहतरा रोड, सबसे पहले मैं आपकी इस जुर्रत को सुर सलाम पेश करता हूँ, जिस जुर्रत का मुजाहरा आज आपने किया। कुछ इंजवी रावो किया सन, कुछ गलाम जमादा तोक भी थी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सनू भी मरन का शौक भी थी। मैं ये समझता हूँ कि आज इंतहाई एम और इंतहाई लंबे अरसे से चलने वाले इश्यूज़ के खिलाफ आप लोग एक जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तनकीद की जा रही है वो इंतज़ामिया पे की जा रही है। और यहाँ से मैं महसूस करता हूँ कि ये इंतज़ामिया शायद इन लोगों के साथ एक गासिब और जालिमाना सलूक कर रही है, जिसकी बुनियाद पर हर एक आदमी इंसानिया के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इज़हार कर रहा है। ये समझते हुए ये लोग ये समझते हैं कि ना डीसी साहब एडीपी पर रोड रखवा सकते हैं, ना यहाँ पर जो पुलिस है वो कोई एडीपी में रोड रखवा सकती है। हम ये समझते हैं कि जो इंतज़ामिया होती है ये रियासत का डंडा होती है, और जब रियासत को ज़रूरत पड़ती है एक हमें ये बताया जाता है कि पुलिस, ये डीसी, ये लाओ लश्कर, ये सब आप लोगों की हिफाजत के लिए, आप लोगों के काम काज करने के लिए। लेकिन जब हम अमन के अंदर जाते हैं, जब हम इस रियासत के बदमाश हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो ये फिर उनके डंडे बन जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये रियासत के डंडे हैं, ये उनके चौकीदार बन जाते हैं। होते ये हमारे तबके से, ये हमारे तबके से इनका ताल्लुक होता है। लेकिन ये सरकार की नौकरी कर रहे होते हैं, इनकी का रियासत का डंडा बनना इनकी मजबूरी होती है। लेकिन मैं इनको ये तंबीह करना चाहता हूँ कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार मत बने। आप भी हमारे तबके से, ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं 75 सालों से इनको सिर्फ धोखा, झूठ और फ्रॉड इन हुक्मरानों ने दिया है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिला। आज से 75 साल पहले आप लोगों ने, हम लोगों ने आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि यहाँ पर रोटी की आज़ादी होगी, यहाँ पर रोज़गार की आज़ादी होगी। डोगरे से हमने इसलिए आज़ादी की हासिल की थी कि उसके जो टैक्सेस की भरमार थी, हमें उससे आज़ादी मिलेगी, हमें रोज़गार की आज़ादी मिलेगी, हमें इलाज की आज़ादी मिलेगी। लेकिन मिला तो क्या मिला? इलाज के लिए सुबह हमारी माएँ बेटियाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर इन अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दीवारों के पास आते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज तो एक अयाशी है, वो सिर्फ एक खास तबका हासिल कर सकता है। उसके अलावा आम तबका, यहाँ पे जो लोग खड़े इनमें से कोई बंदा जाके इस प्राइवेट अस्पताल से इलाज नहीं करवा सकता। इन सरकारी अस्पतालों के अंदर जनाब, यहाँ पे स्टेज के ऊपर मौलाना साहब बैठे हुए हैं, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 लोग 3 लोग और भी बैठे हुए हैं। किसी दिन उस अस्पताल के सामने जाके मेडिकल स्टोर के ऊपर बैठ के देखना, आधा घंटा बैठना, आप देखेंगे कि लोग, माएँ अपने बच्चों को लेकर, 5-5 7 साल बच्चों को लेकर, इतनी बड़ी जो अंदर मेडिकल ऑफिसर बैठा होता है,
जो कमीशन के ऊपर मेडिसिन लिख रहा होता है, जो कमीशन के ऊपर लेबॉर्ट्री का टेस्ट लिख रहा होता है, थमा कर उनको बाहर भेज देता है। वो आके दुकानदार को, जो मेडिकल स्टोर वाले को लिस्ट देती है, छोटा बच्चा साथ होता है, और वो करता क्या है, मेडिकल स्टोर वाला बिल बनाता है 5,000 की मेडिसिन होगी, वो अपनी जेब अपना उसको देखती है। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। वो ये देखती है इस अमल को, अपने पैसे गिनती है, उसकी जेब में 1,500-1,200 रुपया होता है। वो कहती है पेनाडोल की गोलियां दे दे, होता टाइफाइड है उसको, और वो पेनाडोल की गोलियां, जो उसके साथ का बच्चा होता है वो पास खड़ा होता है, ये सारा अमल देख रहा होता है। क्या अज़ियत है, यहाँ पर लोग रोज मरते हैं, एक दफा हम क्यों नहीं मर जाते, रोज मरते और रोज जीते। और एक बादशाह और अंदर एक एहसास आदमी रोज जीता रोज मरता है, और ये बेहिस हुक्मरान, और हमें भी उनमें जाने का शौक है। मैं लानत फेंकता हूँ इस हुक्मरानी को, लानत फेंकता हूँ उस ऐवान को, जिस ऐवान के अंदर बैठकर हमारे हकूक पर डाके डालते और हमारे टैक्स के पैसे से अय्याशियां करते और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैठते। लानत फेंकनी चाहिए आप लोगों को भी। आप जिनको वोट देकर बैठते काबिले लानत है। जब ये असेंबली में जाते हैं तो पहले हिसाब करते हैं कि कितनी गाड़ियां आएंगी हमारे घर में, एक गाड़ी मुझे मिलेगी, नए मॉडल की लूंगा। जीतने वाला जिस बार जीत रहा हूँ खूब झूठ बोले हैं, अपने कारिंदों को लगाते हैं, हम भी होते हैं वो कारिंदे। लोग में जाते हैं आपको हैंडपम्प देंगे, आपको टूटी देंगे, मसला ही कोई नहीं है, तेरे रोजगार का क्या मसला है, हम कहते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ही उनके आलाकार बनते हैं। और वो उसके मुतबादल वो घर पे बैठ के क्या हिसाब कर रहे होते हैं, 3 गाड़ियां मिलेगी, एक मैं यूज करूंगा, एक मेरा भाई यूज करेगा, और एक कोई और यूज करेगा। और इसकी गवाही हमारे हल्के के अंदर मौजूद है कि जब फहीम रब्बानी था, हमने उसके साथ काफी वक्त गुजारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। हम शर्मिंदा, हमने अपनी जवानी दी है उसकी सियासत के लिए, लेकिन हमने देखा है कि बातें क्या करती है, हम आगे जो उनके चमचे होते हैं वही बातें करते। बड़ी नए मॉडल की गाड़ी फहीम रब्बानी साहब ने मिली है, सेल्फी बनाओ। जो फारूक तार की जाती गाड़ी थी फहीम रब्बानी के पास है, उसके बड़े भाई के पास है, क्या बात करता था फारूक तार, अब उसका भाई यूज कर रहा है, एक उसका भतीजा यूज कर रहा है, एक उसकी फैमिली यूज कर रही है। ये सियासत है, किसका पैसा है यहाँ पे? सियासत का मतलब क्या, मौलाना साहब मौजूद है, सियासत पैगंबरों का पेशा है और वो खिदमत के लिए की जाती है, उसका बुनियादी मकसद, बुनियादी नजरिया खिदमत होता है। लेकिन यहाँ पे सियासत सिर्फ और सिर्फ अपना माल बनाने के लिए की जाती है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ते हैं, अगर उनके माजी के अंदर जाके देखे, आज से 20-20 साल जब इलेक्शन से पहले गए होते हैं उनको उठाकर देखे, आपकी तरह मेरी तरह ही सड़कों के ऊपर होते हैं, जेबों में चाय पीने के पैसे नहीं होते, लेकिन उनके बंगले बन रहे होते हैं और आपकी कच्चे मकान गिर रहे होते हैं बातों पे। ये वो सोचने का टाइम होता है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब हम ये मेंबर असेंबली मुंतखब कर रहे होते हैं तो फिर हमें सोच समझ के कि ये फैसले करना चाहिए। हमने उस पार हल्के में, अपने हल्के के अंदर एक नौजवान आदमी को मुंतखब करके भेजा, लेकिन उसने जो अशर किया अपने 2 सालों के अंदर, इस इक़्तिदार के अंदर 2 साल अभी पूरे में 3 दफा मैं ये कहूँगा कि वो बिका है। 3 दफा उसने अपनी वफादारियाँ चेंज की है। और बात आती है कि बेसरा रोड की तरफ आऊँगा। रोडें कैसी बनती है, जब बजट बनते हैं तो फिर जाके जो आपके नुमाइंदे होते हैं, अगर वो काबिल नुमाइंदे हों तो वो जाके बैठते हैं, इदारों के पास जाके बैठते हैं, सेक्रेटरीज के पास जाके बैठते हैं, फाइनेंस पे जाके बैठते हैं, अपनी फाइलें लेके जाते हैं, वज़ीर आज़म के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारी ये मुतालबे इसको ADP में रखो। लेकिन माजरत के साथ हमारे जो वजीर साहब, मुदीर मौसूफ जो पार हैं, वो चले गए उम्रा करने, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जो उन्होंने पहले 2 साल किए थे। मैं ये सवाल ये भी रखता हूँ यहाँ पे कि जब ये हुकूमत में नहीं होते तो तब क्यों नहीं ये उम्रे करने के लिए जाते, और जब हुकूमत में जाते हैं तो हर 6 माह के बाद उम्रे करने चले जाते हैं। ये मौलाना साहब को ये बात रखनी चाहिए कि क्या वाकई उम्रे उनके कबूल होते हैं? क्या आवाम के पैसे पर उम्रा करना जायज़ है?
वो उम्रा करने चले गए। और यहाँ के जो वज़ीर मौसूफ है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो अकेले मुजफ्फराबाद से होके नहीं वापस आ सकते। उनकी जिस्मानी पोजीशन ऐसी है, उनकी जिस्मानी सेहत ऐसी है, अगर वो अकेले मुजफ्फराबाद से होकर वापस आ जाए, 2 आदमी उनके साथ सपोर्टर ना हो, तो जो मुझे सजा दीजिए मुझे कबूल करूँगा। लेकिन आपने जब उनको मुस्लिम करके भेजा तो ये उस वक्त सोचना चाहिए था। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है आपके साथ, हमारे साथ। हमने 75 सालों से जिल्लत कमाई है। यहाँ पे 75 सालों के अंदर जो आज़ादी आप लोगों ने हासिल की थी, ना रोज़गार की आज़ादी है, बेरोज़गारी के आलम में यहाँ पर रोटी के लिए सुबह लोग आटे के लिए शहरों में आते, यहाँ पे आटा नहीं मिलता। सुबह एक बंदा आटे के लिए लेकर बाजारों में आता है और पूरा दिन बाजार में घूम के शाम को 5 किलो आटा लेकर जाता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। ये आज़ादी है जो हमने 75 सालों के अंदर कमाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जिल्लत और ये रुसवाई क्या हमारा मुकद्दर है? नहीं, ये हमारा मुकद्दर नहीं है। सिर्फ हमें अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे, हमें जिद्दोजहद का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ इन हुक्मरानों से, इस इंतजामिया से नहीं बल्कि इन हुक्मरानों से, एक ऐसा वज़ीर आज़म इस वक्त हम पर बैठा हुआ है जिसकी कोई पार्टी नहीं है। वो कहता है मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बाकी मैं तहजीब याफ्ता आदमी हूँ, अखलाकियात के दायरे में बात करने का आदि हूँ। नस्ल का आप खुद पता कर ले वो किस नस्ल से है। लेकिन यहाँ पे जो 2 हैं, इनकी पार्टियों का भी कोई पता नहीं है किस पार्टी से। बलोच जाते हैं कहते हैं हमारी पार्टी PTI है, लंदरी आते हैं कहते हैं हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी है, ऊपर जाते हैं कहते हैं हमारी पार्टी बदली तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान को नहीं भरनी है वो है, और GHU के सामने जाते हैं कहते हैं हमारी पार्टी पाकिस्तान फौज है। ये वो लोग हैं, उसकी नस्ल का तो हमें नहीं पता, लेकिन इनकी नस्लों का पता है। ये तो अच्छे नस्ल के लोग थे। इन्होंने जो आप लोगों के साथ अशर किया है, हम लोगों के साथ जो अशर किया है, मैं ये समझता हूँ कि आप इनको ये जवाब देना होगा और ये जवाब आपको लेना होगा। आज जिस मसले के ऊपर हम यहाँ पर बैठे हुए, कमिश्नर साहब कंगला के अंदर मौजूद थे, खैम रब्बानी साहब की एक पोस्ट थी उनके किसी कारिंदे की कि ये 13 किलोमीटर रोड हमने ADP में रखवा दी है। कमिश्नर साहब ने कहा कोई रोड ADP में मौजूद नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इसको ADP में लेके जाएं और आप मेरा साथ दें। आप जहाँ पे एहतजाज मरसूख करें, आप मेरा साथ दें, मैं आपको लेके जाऊँगा, इस रोड पे ADP में रखवाऊँगा। ADP रखवाने से पहले मैं आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। एक बार फिर आपके साथ झूठ बोला जा रहा है कि 13 किलोमीटर रोड हमने ADP पर रखवाई है। कोई ADP में 13 किलोमीटर रोड मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि 3 वज़ीर आज़म इस 2 सालों के अंदर गुजरे इस रियासत से। एक न्याजी साहब जब वज़ीर आज़म बने तो वो सिर्फ अब्बासपुर के वज़ीर आज़म बने, सब कुछ उठाकर अब्बासपुर में लेके गए। वो आप पता कर लेंगे क्या क्या लेके गए। अपने घर के 35 लोगों को उन्होंने नौकरियों के अंदर लगा दिया। उसके बाद एक और वज़ीर आज़म बने तनवीर अलियास साहब, उन्होंने सब कुछ उठाकर अपने हल्के के अंदर लेके गए, वो अपने हल्के के वज़ीर आज़म रहे। और मौसूफ जो है उन्होंने तो एक और बड़ी ब्लैकमेलिंग की कि वो आए, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा ठंडा दिया, तूने ये खाया, तूने वो खाया, तूने वो खाया, बुलाया। और इस बजट के अंदर जो उन्होंने अपने हल्के के अंदर लेके गए, वो 100 किलोमीटर रोड अपने हल्के के अंदर लेके चले गए। पूरे कश्मीर की रोडें उठा के अपने हल्के के अंदर 100 किलोमीटर लेके गए, जहाँ पे उम्मीदवार असेंबली बैठे हुए इस बात की कंफर्मेशन कर ले। इसके अलावा 2 अरब 80 करोड़ रुपए का एक अस्पताल 200 बेड को उठा के अपने हल्के के अंदर लेके गए। 1 अरब रुपए का 1 अरब रुपया लोकल गवर्नमेंट का बजट उठाकर अपने हल्के के अंदर लेके गए। 4 रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस अपने हल्के के अंदर उठा के ले गए। 2 PWD के रेस्ट हाउस उठाकर अपने हल्के के अंदर ले गए। कोई इस्तकबाल करवाने अपने हल्के के अंदर नहीं गए। वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने अपने हल्के को पूरा आज़ाद कश्मीर समझ के नवाजा है। और आज हमें और हमारे जो वज़ीर थे मौसूफ, ये उम्रे से आए और जाके इन्होंने वज़ारतों की बीजे मांगी। ये किरदार है हमारा। और हम कहते हैं कि हम सब्ज़ अली खान और मल्ली खान की औलाद है। मैं कहता हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हमें उन लोगों का नाम लेते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आज हम आके किसी DC को गालियाँ दे, आज हम आके किसी कमिश्नर को गालियाँ दे, किसी इंतजामिया को गालियाँ दे, मैं इसको कोई बेहतर काम नहीं समझता। उनको भी अपने उसमें रहना चाहिए, अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। लेकिन गलतियाँ हमारी है। अब ये गलतियाँ
संवारने के लिए यकीनन आपको रोडों का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। और मैं मुख्तसर करते हुए कि ये जिल्लत की रुसवाई हमारा मुकद्दर नहीं है। मौलाना साहब यहाँ पे मौजूद है, ना ये कोई खुदाई तकसीम है। यहाँ पे कहा जाता है, उलमाई कहते हैं कि ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये गुर्बत, ये कोई खुदाई देन है। और गरीब कार के हमारे एक आर्मी के चीफ साहब ने मिसाल कहा कि अल्लाह बंदों का गुर्बत और पता नहीं और एक और चीज़ का नाम लिया तो उससे देखे तो आजमाता है। और कोई ज़बरदस्ती और पता नहीं किसी से देख के आजमाता है कि गुर्बत से आजमाता है लोगों को। ये खुदाई तकसीम नहीं है। आपका हक ये हुक्मरान खा रहे हैं। आपके टैक्सों के पैसों से इनके इलाज बरतानिया के अंदर होते हैं और आप यहाँ पर इलाज करने से मजबूर हैं। आपके टैक्सीज के पैसों से इनकी औलादें बरतानिया में पढ़ती हैं और आपका बच्चा यहाँ पर स्कूल जाने से मजबूर है। लेकिन ये जिल्लत और रुसवाई आपके मुकद्दर में खुदाई तकसीम के जरिए नहीं आई, ये इन हुक्मरानों की दी गई है। और आपको इन हुक्मरानों से हिसाब लेना होगा। अगर आप मज़ीद इसी तरह चलते रहे, इसी तरह बिकते रहे, इसी तरह आपकी रवश चलती रही, तो फिर ये आपका मुकद्दर में, आपकी आने वाली नस्लों के मुकद्दर में 75 साल यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपकी 2 नस्लें गुजर चुकी हैं। एक आपकी गुजर चुकी है इसी जिल्लत और रुसवाई में, दूसरे हम गुजर रहे हैं। और आने वाली नस्ल भी अगर इसी रवश पर कायम रहे तो वो भी जिल्लत और रुसवाई से गुजरेगी। लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही हम मज़ीद ऐसा होने देंगे। मैं समझता हूँ कि यहीं पर लाश चलेंगे, यहीं पर रब्त होगा। सच्चे जज्बों की कसम, आखिरी फतह हमारी होगी।